बुर्ज खलीफा ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और मलेशिया की 450 मीटर ऊंची ट्विन टावर, इसे भी आप जानते ही होंगे। इसे सैमसंग ने बनाया है, जो शुरुआत में तो नूडल्स, फिश और सब्जी बेचा करती थी, लेकिन आज ये कंपनी फाइटर जेट, शिप, टैंक और इंश्योरेंस, फाइनेंस जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग सैमसंग को उनके फ़ोन, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वजह से ही जानते हैं। और जब शाओमी और रियलमी इंडियन मार्केट में आए तो सभी को लगा कि अब सैमसंग का क्या होगा, क्योंकि हमको सैमसंग के रियल साइज के बारे में जानकारी ही नहीं थी। आज एंड्रॉयड को भी गूगल के बाद कोई कंट्रोल करता है तो वो है सैमसंग, और दुनिया की कोई भी कंपनी हो, सैमसंग के बिना एक स्मार्टफोन बनाना बेहद ही मुश्किल है, चाहे वो एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सब्जी नूडल्स बेचने वाली कंपनी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया, और सैमसंग पर कई कंट्रोवर्सीज भी है। ये है ली बियुंग चुल, जो कि साउथ कोरिया की एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन्होंने 28 साल की उम्र में सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में ये एक छोटी सी कंपनी हुआ करती थी, जिसे धीरे धीरे करके साउथ कोरिया और आसपास कुछ कंट्रीज में एक्सपेंड कर लिया गया। सियोल शहर में उनका हेड ऑफिस था, और साल 1950 में नॉर्थ कोरिया में वॉर शुरू हुआ, तब उनका नाम साउथ कोरिया के टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी में शामिल हो गया था। और दोस्तों, इस वॉर की वजह से ही सैमसंग की असली कहानी शुरू होती है। वॉर की वजह से उनको कंपनी सियोल से बुसान शिफ्ट करनी पड़ी, और बिजनेस की हालत तो ऐसी हो गई थी कि सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया। एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात, लोग खाने पीने के लिए भी तरस गए। जैसे ही वॉर खत्म हुआ, वियुंग चुल ने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया और लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट बनाने लगे। कोरिया में शुगर केन का प्रोडक्शन बड़े स्तर पर होता है, इसलिए सैमसंग ने भी शुरुआत एक शुगर केन रिफाइनरी से की, और शुगर रिफाइनरी के प्रॉफिट से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रवेश कर लिया, ताकि लोगों तक सस्ते कपड़े पहुंच सके। दोस्तों, सैमसंग के डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को डूबने से तो बचा लिया था, इसलिए वियुंग चुल ने इसी तरीके को फॉलो करना शुरू कर दिया और अलग अलग एरिया में अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने लगे। सैमसंग ने अलग अलग एरिया में डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोले और इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंटर कर लिए, और धीरे धीरे कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन गई। इन सभी बिजनेसों से सैमसंग के पास इतना पैसा आने लगा कि वो साउथ कोरिया के रिचेस्ट मैन बन गए। फिर साल आया 1978 का, जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में भी उतरने का फैसला किया, और एक साल के अंदर ही सैमसंग ने अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया, जो कि 12 इंच का एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था। और कुछ ही सालों में सैमसंग दुनिया की टीवी मैन्युफैक्चरर बन गई, और इसी सक्सेस ने सैमसंग को और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने को मजबूर किया। सैमसंग ने 1989 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1981 में कलर टेलीविजन और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर को भी लॉन्च कर दिया। फिर उन्हें महसूस हुआ कि इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें किसी दूसरी कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिया और खुद के पार्ट्स बनाने लगे, और अपने सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसे ग्लोबली एक्सपेंड करने भी लगे। आज एप्पल भी अपने फ़ोन में सैमसंग का ही मेमोरी चिप यूज करता है। इसके साथ ही सैमसंग रोड, बिल्डिंग, टनल्स, ब्रिज बनाने का भी काम करता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि दुबई का बुर्ज खलीफा और ट्विन टावर को भी सैमसंग ने ही बनाया था। इसके अलावा साउथ कोरिया का थीम पार्क एवरलैंड, कई लग्जरियस होटल, ये पूरा टाउन सैमसंग के अंडर आता है, जिसे सैमसंग टाउन के नाम से जाना जाता है। अब शायद जो लोग सैमसंग को एक मोबाइल फ़ोन या कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी समझते थे, वो मुश्किल से एक आइस बल्ब के ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा था। और यहाँ हमने सैमसंग के नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन का तो जिक्र ही नहीं किया, जिसमें सैमसंग की यूनिवर्सिटी और मेडिकल सेंटर शामिल है। जी हाँ, सैमसंग मेडिकल सेंटर एक यंग एंटरप्रेन्योर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस को अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई करता है, बिना किसी रुकावट के बहुत कम समय में एक बहुत ही बड़ा मल्टी एम्पायर खड़ा कर देता है। सुनने में ये कहानी बहुत ही अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। चलिए तो इस कहानी को भी समझते हैं। वॉर के बाद साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरह रुक गया था। कोरियन प्रेसिडेंट अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहता था, लेकिन इसके बाद उन्होंने बड़े कोरियन ग्रुप को सपोर्ट करने का फैसला किया। सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई को आसान शर्तों पर लोन दिया गया, टैक्स में भी छूट दी गई, ताकि उनका बिजनेस बढ़ा हो और देश की इकोनॉमी भी ठीक हो। यहाँ तक कि जब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में आया तो इलेक्ट्रॉनिक पर लगने वाले टैक्स का 50% तक कम कर दिया गया, और उनको कंपटीशन से बचाने के लिए कोरिया में बाकी देशों की कंपनी जो कि कोरिया में बिजनेस करती थी, उन पर रोक लगा दी गई।
और लोगों को सैमसंग का प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे फायदे सैमसंग को दिए गए जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल गया। ये सब कुछ हो पा रहा था सैमसंग के फाउंडर ली की वजह से, जो कोरिया के प्रेसिडेंट के अच्छे खासे दोस्त भी थे। और इस दोस्ती की वजह से सैमसंग को अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया। बाकी की कंपनियों की तरह सैमसंग पर कोई एक्सपोर्ट लिमिट नहीं थी। एक्सपेंशन में कभी भी फंड की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि सरकारी बैंक्स के दरवाजे उनके लिए हमेशा ओपन थे। हालांकि सैमसंग की तरक्की से कोरिया को भी फायदा पहुंचने लगा, काफी लोगों को नौकरी मिलने लगी। लेकिन छोटे कोरियन बिजनेसमैन बर्बाद होने लगे, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी गवर्नमेंट सपोर्टेड सैमसंग के सामने कैसे टिक सकती थी। सैमसंग इतनी पावरफुल हो गई कि जिस भी नए फील्ड में वो एंटर करते थे उसमें वो दूसरे बिजनेस को तहस महस करने की ताकत रखते थे। और इस तरह साउथ कोरिया की कंपनी जाने अनजाने में एक कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा निर्भर हो गई। साल 2014 के साउथ कोरिया की कुल जीडीपी में 17% अकेले सैमसंग का योगदान था। एलजी और ह्युंडई की कहानी भी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन सैमसंग उनमें सबसे बड़ा है। और जिस तरह से पूरे कोरियन बिजनेसेस का कुछ ही गिनी चुनी कंपनियों ने हाथ में लिया, उसे साउथ कोरिया का ज़्यादातर पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस 2-3 बिजनेस फैमिली के कंट्रोल में चला गया। साल 1987 में ली व्यूंग चुल की मौत के बाद उनके बेटे ली कुन ही ने उनकी जगह संभाल ली। इसके बाद सैमसंग और गवर्नमेंट दोनों का रिलेशन और भी कंट्रोवर्शियल हो गया। 1996 में उनके ऊपर रिश्वत देने का आरोप लगा, लेकिन सैमसंग के गवर्नमेंट कनेक्शन की वजह से तत्काल प्रेसिडेंट ने उन्हें बिना किसी कार्रवाई के माफ कर दिया। ऐसी एक घटना 2006 में हुई जब ली कुन ही टैक्स चोरी के घोटाले में दोषी पाया गया और उन्हें अपने पद से हटाने के बाद 3 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन अगले ही साल उस समय के प्रेसिडेंट ने उनकी सजा को माफ कर दिया और फिर से वो सैमसंग के चेयरमैन बन गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इससे आप सैमसंग और कोरियन गवर्नमेंट के रिलेशन को समझ सकते हैं। आज सैमसंग के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि सैमसंग के खिलाफ आवाज़ उठाना मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना है। और साउथ कोरिया के लोग तो ये मानते हैं कि सैमसंग को कोई भी हरा नहीं सकता। अब दोस्तों, सैमसंग के इतिहास में एक ऐसी भी घटना हुई जिसकी वजह से सैमसंग के शेयर और मार्केट को हिलाकर रख दिया। ये बात 2016 की है, जब सैमसंग के नोट 7 सीरीज में ब्लास्ट की खबरें आने लगी। पूरी दुनिया की मीडिया में ब्लास्ट की खबरें हेडलाइन बन गई। सैमसंग के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि फ़ोन का प्रोडक्शन बंद करके मार्केट के फ़ोन्स को भी रिकॉल करना पड़ा, जिसकी वजह से सैमसंग को $5 बिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी ने इसकी वजह मोबाइल की बैटरी को बताया था, लेकिन बाद में एक सच्चाई सामने आई कि एप्पल से बराबरी करने के लिए एक स्मार्टफोन की ज़रूरत थी, जिसे कंपनी ने बिना किसी इंजीनियर्स की सहायता से जल्दीबाजी में तैयार करवाया था और बिना किसी टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल के एक डेंजरस फ़ोन को मार्केट में लॉन्च कर दिया था। हालांकि इन सभी कंट्रोवर्सीज के बाद भी सैमसंग सक्सेस होता चला गया, एक के बाद एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता रहा। पिछले कुछ सालों में सस्ते और फीचरिस्ट चाइनीज फ़ोन ने इंडिया में सैमसंग की मार्केट वैल्यू कम जरूर की थी, लेकिन करंट डाटा बताता है कि लोगों का अब चाइनीज़ फ़ोन से भरोसा उठने लगा है और अब फिर से सैमसंग तरक्की करने वाला है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।